और इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं और देश में मनाया जा रहा है। मगर इस देश में सबसे बड़ा सवाल इस बात का खड़ा होता है कि जिस संविधान के लिए हमारे महापुरुषों ने जीवन जवानी पूरी लगा दी, क्या वो संविधान के अनुरूप इस देश में जिनके लिए संविधान लाया गया उनको वो अधिकार बहाल हुआ? सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि जब आप कोई काम करने जा रहे हो तो काम करने से पहले आपको समीक्षा लेनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए आपके अंदर। केवल भाषण करने से आपका समाधान नहीं होने वाला। तो सवाल अपने मन से, अपने अंतरात्मा से और अपने लीडर से पूछो। जो लीडरान आते हैं आपके यहां, उनसे पूछो कि जिस संविधान के जो उद्देश्य का है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान का प्रारूप है, उस प्रारूप के अनुसार क्या भारत में संविधान चल रहा, या भारत संविधान के अनुसार चल रहा? अगर चल रहा है तो हमारे लोगों को उसका फायदा कितना हुआ, यानी ठेठ भाषा में कहा जाए, हमने खोया कितना और पाया कितना? सवाल इस बात का होना चाहिए कि हमने संविधान से पाया कितना और खोया कितना। अगर ये समीक्षा हम लोग करें तो निश्चित तौर पर हम यहां पर पहुंच सकते हैं कि अभी संविधान पे कौन सा आपत्ति विपत्ति है जिसको पूरा होने नहीं दे रहा। ये पूरा हो सकता है अगर हम केवल संविधान का गुणगान ही गाते रहे और संविधान संविधान ही चिल्लाते रहे, तो सवाल यहां नगण्य हो जाता है कि संविधान की जो मूल भावना है वो हमारे समाज या देश के में चलाया जा रहा है कि नहीं, ये नगण्य शून्यवत हो जाता है। तो संविधान का प्रारूप क्या कहता है? संविधान कहता है न्याय, समता। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रारूप में शब्द यूज है न्याय, समता। अब समता और न्याय पर ही सारा काम ले लो। इस देश में क्या न्याय, इस देश में न्याय की तरह हो रहा? सवाल एक नंबर का है। आप पूछो, खुद के पैर से पूछो। 75 साल संविधान के लागू होने के बाद भी 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 से लेकर के 2025 यानी 75 साल हो गए। उस 75 साल में सिंगल प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सिंगल शब्द न्याय क्या इस देश में लागू है? अगर न्याय इस देश में लागू है तो आपके चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिसे कहा, जिससे न्याय की उम्मीद की जा सकती है, जिससे यह सोचा जा सकता है कि हमें हमारा भगवान सुप्रीम कोर्ट में आएगा और वो न्याय हमारे साथ करेगा, अन्याय नहीं होने देगा। वो हम न्यायपालिका से उम्मीद करते हैं, मगर उस न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के ऊपर जूता फेंका गया। और जूता फेंकने के बाद मैं हैरान इस बात से हूं कि गवई जी भी एफआईआर नहीं किए। सवाल इस बात का है, हैरानी इस बात की होती है कि जिसके ऊपर जूता फेंका गया वो भी चिड़ी चुप, वो भी कुछ नहीं बोले कि कम से कम ये केस दूसरी बार है। इससे पहले बॉम्बे की हाई कोर्ट में हुआ था तो वहां पर बॉम्बे के न्यायाधीश ने उस व्यक्ति के ऊपर केस दायर किया, उसको जेल में डाला, सजा भी हुई। मगर आपके आंखों के सामने जिसको एससी कहा गया, शेड्यूल कास्ट कहा गया, हम दलित वाले नहीं हैं। हमारे नेता तो दलित चिल्लाते हैं, वो पहले ही अपने आप को दलित मान लेते हैं। अरे हम दलित नहीं है, अब तो पहले ही अपने संविधान के विरोध में शब्द प्रयोग कर रहे हो।
बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी भी संविधान के किसी भी आर्टिकल में बताओ कि दलित शब्द का प्रयोग किया है? बड़े पूछो अपने वकीलों से और नेताओं से। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको सुंदर नाम दिया है शेड्यूल कास्ट। शर्म लगती है शेड्यूल कास्ट कहने पे, और दलित चिल्लाते हो, इतना बेशर्मी हो गई है। अरे ये दलित शब्द कांग्रेस दुश्मनों का दिया हुआ शब्द है, जिसे हमारे लोग अपनी पहचान मानते हैं। इसे नहीं मानना चाहिए। आप संविधान के आर्टिकल के अनुसार, कितने आर्टिकल के अनुसार? 341 के अनुसार आप शेड्यूल कास्ट। अब शेड्यूल कास्ट के लोग खुद गला फाड़ के चिल्लाते हम दलित हैं, अब पहले ही दलित मान लेते हैं। अरे बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो तो बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र अगर मानते हो तो लोकतंत्र में छुरी बंदूक हथियार नहीं है। लोकतंत्र में शब्द ही आपके लिए हथियार है। अगर सही शब्द का सही समय पर उच्चारण करोगे तो वो शब्द नहीं रहेगा, वो हथियार का काम करेगा। लोकतंत्र में ये सबसे खूबी है। तो लोकतंत्र में हमारी पहचान शेड्यूल कास्ट, और शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के ऊपर न्यायपालिका के अंदर जूता फेंका गया, और फेंकने वाला ब्राह्मण कहता है मुझे भगवान ने निमंत्रण दिया था जूता फेंकने का। बोलो, कहां संविधान का एक सिंगल शब्द की बात किया है? न्याय की बात। आप जिससे उम्मीद कर बैठे हो कि मेरे साथ न्याय होगा, वहां उस मुख्य न्यायाधीश के ऊपर न्याय नहीं है, तो आपके साथ न्याय कहां से? आपके साथ न्याय कहां से? सवाल इस बात का खड़ा हुआ। खुद चिंतन करो, मंथन करो। अगर बुद्ध को मानते हो तो बुद्ध कहते हैं तर्क करो, तर्क की कसौटी पे उतारो। अगर सही है तो मानो, गलत है तो छोड़ दो। तो तर्क करो। तो इस संविधान से पहले इस देश में क्या चलता था? इस संविधान से पहले इस देश में मनुस्मृति नाम का स्मृति चलती थी। दूसरा संविधान चलता था। इस देश में छिपे छिपाए दो संविधान चलाए जा रहे हैं। एक तो आपके पुरखों, हमारे पुरखों के द्वारा लिखा गया दस्तावेजी सबूत जो संविधान है, वो सबके सामने है, वो चलाया जाता है, जिसका नाम है भारत का संविधान। आप लोगों ने देखा भी होगा, ये है भारत का संविधान। अब इस भारत के संविधान में और उन दो इसके इधर में जो दूसरा संविधान है, ये दोनों के संविधान में क्या तुलना? मनुस्मृति में कहा गया, श्लोक नंबर अध्याय, मनुस्मृति के अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 31 में कहा गया, ब्राह्मण मुख से पैदा है, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा है, वैश्य जांग से पैदा है, शूद्र नीचे यानी पैर से पैदा है। ये संविधान चलता था। अब आप सवाल है कि शूद्र कौन है? हमारे एससी के लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और जब एससी के लोग कंफ्यूज रहते हैं तो ओबीसी भी कंफ्यूज हो जाता है। ये भी समस्या है हमारी कि एससी के लोग मान बैठते हैं कि हम ब्राह्मणों के धर्मशास्त्र के अनुसार हमें शूद्र बनाया गया। गलत बात है, आप शूद्र नहीं हो, शूद्र तो ओबीसी है, शूद्र ओबीसी है। आज का कोयरी कहार है गरेड़िया, वो ओबीसी शूद्र है। जब आप अपने आप को मानते हो कि हम शूद्र हैं, तो ओबीसी मान बैठता है। जब यही शूद्र हो गए तो हम तो क्षत्रिय हो जाएंगे।
अब वो यादव आपके सामने आता है और कहता है कि हाँ ना, हम शूद्र नहीं है, हम तो यादव है, और यादव क्षत्रिय है और किसके, कृष्ण के वंशजी है। कहां चला जाता है, कृष्ण के पास चला जाता है। तो इसका मतलब जागृति का अभाव है, सही जानकारी का अभाव है। तो शूद्र इस देश में ओबीसी है। मनुस्मृति किसके विरोध में थी, ओबीसी के विरोध में थी। आज के उस समय के शूद्र के विरोध में, आज के ओबीसी के विरोध में। इस प्रांगण में अगर ओबीसी हो उसके कान आज खड़े हो, उसको समझ में आ रहा है कि ये कहां से हो। ये लिखा है मनुस्मृति के बुक में। तो शूद्र कहां से पैदा होता है, नीचे पैर से पैदा होता है। ये अवैज्ञानिक है। दुनिया में साला इंसान व्यक्ति पैदा एक ही जगह से होता है, मगर ब्राह्मणों के पास कई बच्चेदानी होती थी, वो हर जगह से इंसान पैदा करता था। अजीब बात है। गैर बराबरी स्थापित करने वाला वो संविधान था, वो विधान था जो गैर बराबरी की बात करता था, जो जाति में ऊंच नीच भेदभाव की बात करता था, वो इस देश में लागू था। मगर 26 जनवरी 1950 को इसी मनुस्मृति को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल नंबर 13 में फंडामेंटल राइट है, वकील साहब से पूछ लेना, फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल नंबर 13 में कहा ऐसे विधान को मैं शून्यवत घोषित करता हूं। पता है आपको, बिना छुरी भाला तलवार का बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में एक हरफ एक लाइन लिख दिया कि जो गैर बराबरी को मानने वाला विधान है, गैर बराबरी को स्थापित करने वाला विधि है, गैर बराबरी को मानने वाला परंपरा है, जाति को मानने वाली परंपरा है, वो उन सारी परंपराओं को हम आज 26 नवंबर 1949 के दिन ही आर्टिकल नंबर 13 के अनुसार उसको हम शून्यवत घोषित करते हैं, जीरो बना दिया। कितने नेताओं ने आपको बताया, जीरो बना दिया। कहा ये रद्दी के कागज है, इसकी बात ही मत करो, इसको जला दो। और जलाया भी। 26 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई भी। फिर भी आज संविधान लागू होने के बाद भी 26 जनवरी 1950 के आज 75 साल बाद भी हमारे समाज के ऊपर न्यायपालिका के द्वारा क्या न्याय स्थापित हो रहा है।